Hello students, welcome all of you to the online platform of Achievers Education. Students, वही GOC का जो सीरीज चल रहा है अभी उसी को हम आगे लेके जाएंगे, यानी GOC का लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। आज जो हम न्यू लेक्चर पढ़ेंगे वो आप लोगों का नंबर 4 होगा, यानी लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने क्या पढ़े थे? वहां पे हम लोगों ने देखे थे ये जो रिजोनेंस के बारे में, रिजोनेंस क्या होता है, कैसे होता है और कहाँ कहाँ होता है ना, ये सब हम डिटेल्स में पढ़े थे। कैसे हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे, है ना, डिफरेंट मॉलिक्यूल का। फिर हम लोगों ने देखे थे अगर रिजोनेंस हो रहा है तो वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या बनता है, अगर रिजोनेंस नहीं हो रहा है तो वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या बनता है ना। ये सब चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। आज थोड़ा आगे चलते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोगों का पहला टॉपिक रहेगा, या जो हेडिंग रहेगा, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, है ना। यानी हम लोग जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं उन्हीं स्ट्रक्चर का अब स्टेबिलिटी चेक करते हैं। मतलब कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है, कौन सा सबसे कम स्टेबल है। और ये स्टेबिलिटी पढ़ने के लिए, यानी रिजोनेंस पढ़ने के बाद जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है वही स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं बेटा? बोलो। 4 तरीके। वो तरीके क्या है? आइए समझते हैं वो तरीका क्या है ना। पहला केस नंबर 1, प्लीज बोर्ड पे दिखिएगा। यानी आज का जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं वो क्या है बेटा? स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आपके पास बहुत सारा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया गया है, आपको चूज करना है उनमें से किसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, किसका स्टेबिलिटी सबसे कम है। यानी उन्हीं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी बताना है या ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आप लोगों को बताना है। कैसे बताएंगे आइए समझते हैं इस बात को, है ना। चलिए पहला केस, ध्यान से देखिएगा। द मॉलिक्यूल having less charge will be more stable. पहला स्टेटमेंट क्या मैंने लिखा, बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा। द कंपाउंड और मॉलिक्यूल हैविंग लेस चार्ज विल बी मोर स्टेबल, यानी जिस मॉलिक्यूल के पास सबसे कम चार्ज रहेगा, चार्ज का मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है, जिसके पास कम चार्ज रहेगा उसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं, है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा। एग्जांपल प्लीज बोर्ड पे देखिए। है ना, बताइए इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जी सर, यहां पे एक लोन पेयर है, यानी यहां से रिजोनेंस हो रहा है। बताइए रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप कब ड्रॉ करेंगे? उसमें तो रिजोनेंस होना जरूरी है ना बेटा। तो जब तक रिजोनेंस नहीं होगा तब तक आप रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर डबल सिंगल डबल है यानी डीलोकलाइज्ड है और वहां पे रिजोनेंस प्रेजेंट है तो आप वहां से बखूबी आराम से रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। और मैंने बताया था उनमें से एक केस आ जाता है, यानी जहां पे भी लोन पेयर है और वही लोन पेयर किसी पाई बॉन्डों के साथ रेजोनेंस में जुड़ा हुआ है, तो यहां पे आप समझ लीजिए उस लोन पेयर को उसी पाई बॉन्ड की तरफ शिफ्ट करवा दीजिए। यानी यहां पे यहां से शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला यहां पे बताया था आप लोगों को, ध्यान में दिखिएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए बताइए, CH2 नेगेटिव बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, यानी इसका लोन पेयर चला गया है। अब ये जो दो स्ट्रक्चर बन गया है ना, A एंड B। मान लीजिए आप एग्जाम में बैठे हुए हैं और आपके सामने ये सवाल आ गया कि which of the following is more stable resonating structure, तो आप क्या बताएंगे? यस सर, अगर हम पहला स्टेटमेंट को कंसीडर करेंगे, the molecule having less charge will be more stable। बताइए सर, यहां पे A में बिल्कुल भी सर कोई भी चार्ज नहीं है, नो चार्ज। दूसरे में यस 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 सर, यहां पे एक चार्ज दो चार्ज, यानी यहां पे 2 चार्जेस हैं, 2 चार्जेस। यानी किसमें लेस चार्ज है?
बिल्कुल सर, जिसमें कुछ भी चार्ज नहीं है यानी वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। आपने बताया अभी मॉलिक्यूल हैविंग लेस चार्ज विल बी मोर स्टेबल, यानी जितने भी न्यूट्रल्स होते हैं उन लोगों का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है चार्ज स्पीसीज से, है ना। बताइए अब किसका स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा सर? ए इज ग्रेटर देन बी, ये हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर, है ना। चलिए अब दूसरा केस पे चलते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 ध्यान से देखिएगा। चलिए अब क्या कंडीशन बनता है? मान लीजिए नंबर ऑफ चार्जेस सेम है, यानी इफ द नंबर ऑफ चार्जेस इज इक्वल, ओ माय गॉड, अगर इक्वल है ना, यानी जितने भी चार्जेस है वो दोनों साइड सेम है, देन कंसीडर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। अगर चार्जेस सेम हो जाता है तो आगे चल के आपको क्या कंसीडर करना पड़ेगा? बोलो, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, यानी जिसके पास ज्यादा पाई बॉन्ड है उसका स्टेबिलिटी ज्यादा है। कंपाउंड हैविंग, मॉलिक्यूल हैविंग मोर पाई बॉन्ड विल बी मोर स्टेबल, है ना, यानी जिसके पास ज्यादा पाई बॉन्ड है उसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। एग्जाम्पल से समझाइए। यस सर, चलिए ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, CH2, प्लीज ऐसे लिख रहा हूं, है ना, ध्यान से देखिए प्लीज, बोर्ड पे देखिएगा। CH2 यहाँ पे ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए, CH3 यहाँ पे लोन पेयर है और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज दे दीजिए, है ना। बताइए डबल सिंगल डबल है जी, है ना जी सर यहाँ पे डबल, सर यहाँ पे सिंगल, सर यहाँ पे डबल, यानी यहाँ पे भी सर रिजोनेंस प्रेजेंट है। तो अगर रिजोनेंस प्रेजेंट है तो ड्रॉ कर लीजिए रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, शिफ्ट होने से बताइए जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है सारा का सारा माल उसी साइड पे जाता है, मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, है ना। चलिए बताइए क्या हो जाएगा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर? CH2 डबल बॉन्ड, है ना। ध्यान से देखिए, इसको कैपिटल में लिख लीजिए। मैं भी कोशिश कर रहा हूं हाइड्रोजन को कैपिटल में लिखने के लिए, है ना, अगर स्मॉल में लिखेंगे वो गलत होगा। चलिए बताइए अब, है ना। चलिए मैं भी ट्राई करता हूं आज से। बताइए क्या हो जाएगा? यहाँ पे CH2, फिर O पे एक लोन पेयर जा चुका है, और अगर एक लोन पेयर जा चुका है तो वहां पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और पास में क्या बैठा है? CH3। अब कंपैरिजन करते हैं। सर पहला फैक्टर मॉलिक्यूल हैविंग लेस चार्ज, सर यहाँ पे एक चार्ज है और है ही नहीं, सर यहाँ पे भी एक चार्ज है, यानी दोनों साइड में, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चार्जेस इक्वल है, इक्वल चार्ज, है ना। यहां तक दिख रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, इक्वल चार्ज। ओके, अब बताइए अगर सर चार्ज इक्वल हो जाता है तो आप किसको कंसीडर करेंगे? अभी बताया था सर चार्ज इक्वल होता है तो सर कंसीडर कीजिए पाई बॉन्डों को। अगर जिसके पास ज्यादा पाई बॉन्ड है उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। सर यहाँ पे बिल्कुल भी पाई बॉन्ड है ही नहीं, लेकिन सर यहाँ पे रिजोनेंस की वजह से एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, यानी अगर यहाँ पे पाई बॉन्ड बोलेंगे, जीरो पाई बॉन्ड। क्या है यहाँ पे? जीरो पाई बॉन्ड, है ना, जीरो पाई बॉन्ड। बताइए इस साइड पे सर यस 1 पाई बॉन्ड। तो बताइए, मैंने अभी बताया था हैविंग मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज मोर स्टेबल। बताइए अगर इसका नाम मैं P ले लूं, इसको Q ले लूं, बताइए स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसका होगा? यस सर Q का। क्यों? बताइए क्यों? क्योंकि सर Q में एक डबल बॉन्ड है यानी पाई बॉन्ड है, P में पाई बॉन्ड है ही नहीं, है ना। चलिए आराम से आप लोग समझ गए होंगे इन दोनों केसेस में कैसे हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी के बारे में बताए, है ना। चलिए नंबर 3, केस तीसरे पे चलते हैं। केस नंबर 3 प्लीज। अगर कंडीशन क्या है बच्चों? बताइए नंबर ऑफ चार्जेस सेम हो जाता है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी इक्वल हो जाता है, ओह माय गॉड, यानी चार्जेस भी सेम हो जाता है
पाई बॉन्ड भी इक्वल हो जाता है। तो आगे क्या है, आगे अब देखेंगे केस 3। इफ द नंबर ऑफ चार्जेस कॉमा पाई बॉन्ड्स आर इक्वल, ध्यान से देखिएगा, इफ द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड द चार्जेस आर इक्वल देन कंसिडर चार्ज लोकेशन, है ना। क्या कंसिडर करना है आप लोगों को, चार्ज लोकेशन, है ना। ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे हम लोग चार्ज लोकेशन को कंसिडर करेंगे। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। ले लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड ले लीजिए। फिर से लिख रहा हूं यार, CH ऐसे लिखना है, C डबल बॉन्ड OH, यहां पे नेगेटिव है। बताइए, अब भी बताया था आप लोगों को, कहीं पे भी नेगेटिव है तो वो किसकी साइड पे शिफ्ट होगा, यस सर, जिस साइड पे पाई बॉन्ड है, यानी यहां से शिफ्ट होगा, ये वाला यहां पे चला जाएगा। बताइए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर CH2 डबल बॉन्ड C, O पे नेगेटिव, यहां पे H। ध्यान से देखिएगा, है ना, यानी ये दोनों क्या बन गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए हैं। हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कैसे स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। चलिए अब बताइए सर, नंबर ऑफ चार्जेस, यहां पे सर 1 है, सर यहां पे भी नंबर ऑफ चार्जेस 1 है। दूसरा सर, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, बताइए आप लोग, यहां पे सर 1 है, सर यहां पे भी 1 है। ओह माय गॉड, ये दोनों की दोनों कंडीशन तो इधर ही चले गए। नंबर 3 पे चलते हैं। अच्छा देखते हैं अब क्या बताया नंबर 3 या तीसरा केस, चार्ज लोकेशन। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, है ना। अगर नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब होता है नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन मोर electronegative atom, then it will be more stable। यानी जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज कहीं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर है तो उसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। इसका रिवर्स में क्या बोल सकते हैं, अगर नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम के पास है तो उसका स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है, चार्ज लोकेशन, लोकेशन मतलब वो नेगेटिव चार्ज किस एटम के ऊपर है। अगर वो नेगेटिव चार्ज कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर है तो उसका स्टेबिलिटी ज्यादा, वही नेगेटिव चार्ज कोई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास है तो उसका स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। यानी नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, देन इसका स्टेबिलिटी ज्यादा, मोर स्टेबल। इसका वाइस वर्सा आप खुद लिख सकते हैं, नेगेटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लेस स्टेबल, खुद लिख सकते हैं। चलिए बताइए, यहां पे नेगेटिव चार्ज सर कार्बन के ऊपर है, जी सर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। यहां पे नेगेटिव चार्ज सर ऑक्सीजन के ऊपर है। आप अप्लाई कीजिए, यस। अगर आप थोड़ा भी जानते होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में तो बच्चों आप जानते हैं ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो कार्बन से कहीं ज्यादा होता है। यानी यहां पे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। अगर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बताइए यस कौन जीत जाएगा, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल बी मोर स्टेबल। यानी यहां पे O नेगेटिव जीत जाएगा। अगर ये जीत जाता है, मान लेते हैं इसको ले लेते हैं A, इसको B, तो बताइए किसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। बच्चों नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास है, लेस स्टेबल। अरे बोलो ना प्लीज। यहां पे नेगेटिव चार्ज इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी जो नेगेटिव चार्ज है वो किसके ऊपर है,
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम के ऊपर है, तो यहां पे बी का स्टेबिलिटी ए से ज्यादा बन जाएगा। ध्यान से देखिए इस बात को प्लीज, ध्यान से, है ना। अब लास्ट केस बच गया है ना। यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है तो मैं एक छोटा सा इस साइड को मिटा रहा हूं, है ना। ध्यान से देखिएगा। चलिए चलिए आगे चलते हैं, है ना। प्लीज 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 ध्यान आपका बोर्ड पे होना चाहिए। चौथा केस और ये आखिरी है, केस नंबर 4। बताइए क्या होगा केस नंबर 4। फिर से कंडीशन बताइए बच्चों। कंडीशन क्या होगा बोलिए सर। पहला था लेस चार्ज यानी नंबर ऑफ चार्ज, दूसरा था नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, है ना, तीसरा था चार्ज लोकेशन। अगर ये तीनों के तीनों इक्वल हो जाते हैं, यानी जो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाएंगे वहां पे नंबर ऑफ चार्जेस भी सेम रहेंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी सेम रहेंगे, एंड इफ द नंबर ऑफ चार्ज यानी इफ द चार्ज लोकेशन इज सेम, तीनों के तीनों सेम रहते हैं, तो आप अब चौथा जो है केस नंबर 4 उसी को अप्लाई कीजिए और वहां से आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा आइए देखते हैं। चलिए, इफ द नंबर ऑफ चार्जेस, कंडीशन लिख रहा हूं, कमा पाई बॉन्ड एंड चार्ज लोकेशन आर इक्वल, ध्यान से देखिएगा, आर इक्वल, देन कंसिडर चार्ज सेपरेशन। ओ माय गॉड, तीसरा फैक्टर था चार्ज लोकेशन, चौथा फैक्टर चार्ज सेपरेशन। सेपरेशन, है ना। आइए समझते हैं ये सेपरेशन क्या होता है ना। चार्ज सेपरेशन कैसे ये स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। अगर कहीं पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नियर है, नियर यानी पास में है, उसका स्टेबिलिटी, यस आप जानते हैं, कहीं पे पॉजिटिव नेगेटिव यानी ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, इसलिए तो स्टेबिलिटी बढ़ता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना, यानी मोर स्टेबल। वैसे ही नेगेटिव पॉजिटिव बात तो बराबर है सर, नियर रहते हैं, नियर यानी पास में रहते हैं, ये भी मोर स्टेबल है। इसको छोड़ के बाकी बताइए सर। हाँ ले लीजिए, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, अगर ये नियर रहते हैं, पास में रहते हैं, तो बताइए रिपल्सन होता है ना। यस, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, फिजिक्स में आप पढ़ते होंगे, है ना। चलिए वही भी बात बराबर ही है। बताइए लेस स्टेबल हो जाएगा। यानी ये तीनों फैक्टर अप्लाई करने के बाद अगर फिर भी आप लोगों को आंसर नहीं मिल रहा है, तो बच्चों समझ लीजिए वहां पे नंबर चौथा फैक्टर अप्लाई करना पड़ेगा। तो कैसे अप्लाई करेंगे आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, चलिए ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। चलिए कुछ भी ले लीजिए, ओ नेगेटिव ले लीजिए, है ना। यहां पे एक पाई बॉन्ड लगा दीजिए, यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज। दूसरा, अगर इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बच्चों जहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है उस डायरेक्शन से पाई बॉन्ड मूव करता है, यानी जहां पे पॉजिटिव चार्ज है पाई बॉन्ड उसकी तरफ आता है, यानी यहां पे जो पाई बॉन्ड है ये कहां शिफ्ट हो जाएगा, इस साइड पे। तो बताइए ओ पे नेगेटिव, यहां पे तो ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, और डबल बॉन्ड बनते ही यहां से शिफ्ट हुआ है, मतलब यहां पे पॉजिटिव, है ना। चलिए आप लोग ये बना सकते हैं क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था, है ना। अब सर कंपेयर कीजिए, चलिए करते हैं। नंबर ऑफ चार्जेस, सर यहां पे 2 है, 2 चार्जेस लिखना जरूरी है, हो जाएगा ना बेटा, ठीक है। यहां पे सर नंबर ऑफ चार्जेस भी 2 है। अब सर पाई बॉन्ड, सर यहां पे एक पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड, चलिए लिख देता हूं आप लोगों के लिए। नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, सर यहाँ पे 2 चार्जेस, एक पाई बॉन्ड, सर यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड। अगला सर चार्ज लोकेशन, चार्ज लोकेशन, सर यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, बिल्कुल।
सर यहां पे भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, ओह माय गॉड। बताइए सॉल्व हुआ क्या? नहीं, तो कहां पे जाना पड़ेगा? नंबर 4 फैक्टर, चार्ज सेपरेशन। पॉजिटिव नेगेटिव पास में है, ज्यादा स्टेबल है, पॉजिटिव नेगेटिव दूर में है, ये भी लिख सकते हैं आप, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव पास में है, ज्यादा स्टेबल है, पॉजिटिव नेगेटिव दूर दूर है, कम स्टेबल है। बताइए, पॉजिटिव नेगेटिव पास में है, पॉजिटिव नेगेटिव दूरी में है, यानी बोलिए जी यहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा। अगर हम इसको P मानेंगे, इसको Q मानेंगे, तो Q इज मोर स्टेबल देन P। कहां पे मिला आंसर? ये आके चार्ज सेपरेशन में, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है वो पास में है, यहाँ पे जो पॉजिटिव नेगेटिव है वो दूरी में है। यानी हम लोग क्या सीखे? जब भी आप लोगों को स्टेबिलिटी के बारे में बताना है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, है ना, यानी जितने भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उनका स्टेबिलिटी बताना है, तो ये 4 फैक्टर को या 4 केसेस को आप अप्लाई कीजिए, सीरियली अप्लाई कीजिए, फिर आप लोगों को आंसर मिल जाएगा, है ना। चलिए फटाफट नोट कर दीजिए इसको, फिर आगे चलेंगे। यस, बताया था आप लोगों को लास्ट लेक्चर में। अभी पढ़ेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट, जो कि बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। चलिए फटाफट नोट कर दीजिए। प्लीज चलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट की तरफ, है ना। प्लीज ध्यान में लिखिएगा, ध्यान से लिखिएगा। हेडिंग डाल दीजिए मेसोमेरिक इफेक्ट। है ना, प्लीज बोर्ड पे देखिएगा। यानी मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है? पहले तो आप ये समझ लीजिए, ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है। दिस इज ए परमानेंट इफेक्ट। दूसरा, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है? जी सर, नहीं करता है, यानी डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट। डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट, है ना। अब तीसरा, सर ये किसका कंसेप्ट होता है? सिग्मा बॉन्डो या पाई बॉन्डो का? पाई बॉन्डो का, यानी दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पाई बॉन्ड, है ना। पाई बॉन्ड का कंसेप्ट है ना। अब चलते हैं मेसोमेरिक क्या होता है ना। ध्यान से देखिएगा बच्चों, जैसे कि आप लोग इंडक्टिव के बारे में जिक्र किए थे, यानी जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो दो तरह के होता है। क्या क्या होते हैं वो? एक होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा होता है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। वैसे ही मेसोमेरिक इफेक्ट 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, दूसरा नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, है ना। एक बात आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी आप मेसोमेरिक इफेक्ट की बात करते हैं बच्चों, वहां पे एक चीज आपको ध्यान में रखना है, अगर मेसोमेरिक इफेक्ट है तो वहां पे रेजोनेंस बनता ही बनता है। मतलब रेजोनेंस अगर नहीं है तो वहां पे मेसोमेरिक भी नहीं है। मेसोमेरिक होने के लिए रेजोनेंस की जरूरत है, इसलिए तो आप लोगों को मैंने पहले रेजोनेंस पढ़ाया, अच्छे से पढ़ाया आप लोगों को, फिर हम लोगों ने मेसोमेरिक के पास चले आए, है ना। यानी मेसोमेरिक इफेक्ट होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? रेजोनेंस शुड बी प्रेजेंट। यानी आपके पास मेसोमेरिक को समझने के लिए पहले रेजोनेंस को समझना पड़ेगा, यानी डबल सिंगल डबल के बारे में जानना पड़ेगा। तो कुल मिलकर बात ये बोल सकते हैं, अगर आपको मेसोमेरिक पढ़ना है तो वहां पे रेजोनेंस होना बहुत ही जरूरी है। इफ देयर इज नो रेजोनेंस देयर इज नो मेसोमेरिक इफेक्ट, है ना। रेजोनेंस का मतलब डबल सिंगल डबल होता है। अगर रेजोनेंस है, बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि बच्चों यहां पे आप लोगों का गलती होता है, आप लोग यहीं पे गलती करते हैं, पहले चेक नहीं करते हैं वहां पे रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। यही करते हैं ना आप लोग, अगर हो रहा है या नहीं हो रहा है पहले चेक कर लीजिएगा, तो वहां पे आप कंफर्म हो जाएंगे वहां पे मेसोमेरिक इफेक्ट हो रहा है या कुछ अलग मामला है ना। यानी
मेसोमेरिक के लिए सिंपल सी बात है, आप लोगों के पास रेजोनेंस होना बहुत ही जरूरी है। चलिए, मेसोमेरिक इफेक्ट कितने टाइप के होते हैं सर? मेसोमेरिक इफेक्ट दो तरह के होते हैं, प्लस एम, माइनस एम, है ना। यानी प्लस एम का मतलब होता है पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, माइनस का होता है नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, है ना। अच्छा बच्चों, ये भी आप बोल सकते हैं, ये इसको आप प्लस आर भी बोल सकते हैं ना, पॉजिटिव रेजोनेंस बोल सकते हैं, इसको आप माइनस आर भी बोल सकते हैं, बात बराबर है। आप पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट बोलिए या पॉजिटिव रेजोनेंस बोलिए, बात बराबर है। चलिए तो समझ लेते हैं पहले ये प्लस एम और माइनस एम क्या होते हैं, है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, एक एग्जांपल से समझते हैं माइनस एम इफेक्ट। प्लीज बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा बच्चों। एक काम करते हैं, एक कंजुगेटेड सिस्टम ले लेते हैं ना, कंजुगेटेड। प्लीज, मैंने आप लोगों को डायरेक्ट एग्जांपल बताया और वही एग्जांपल से सीधा समझते हैं, है ना। चलिए बच्चों बताइए, अगर ये आप एक बॉन्ड को तोड़ने जाते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, तो क्या बन जाएगा? N, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है यानी नेगेटिव, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है यानी पॉजिटिव। ऐसे ही होता है ना, NO2 को आप ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब बताइए यहां पे रेजोनेंस प्रेजेंट है, पहले चेक कर लीजिए रेजोनेंस है या नहीं है। सर डबल सिंगल डबल, यस सर, यहां पे रेजोनेंस प्रेजेंट है, ये आप मान लीजिए, क्योंकि सर आपने बताया था अगर डबल सिंगल डबल है तो वहां पे रेजोनेंस का खेल है, यानी यहां पे रेजोनेंस प्रेजेंट है। अब क्या देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर इसका मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे पाई बॉन्ड है, और मैंने आप लोगों को कंसेप्ट बताया था, दुनिया में कहीं पे भी पॉजिटिव चार्जेस आते हैं और उसके बगल में एक पाई बॉन्ड आता है, यानी वो पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर रहा है, तो हमेशा वो पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। यानी इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज है और ये इस साइड पे पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर जाता है, बताइए ये यहां पे शिफ्ट हो जाता है ना। प्लीज ध्यान से बताइएगा, है ना। ये जो NO2 ग्रुप है ना, ये एक ग्रुप हम लोगों ने लगा दिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को वहां पे इंडक्टिव में एग्जांपल में बताया था, वैसे ही बिल्कुल सेम ही है ना। एक ग्रुप लगा दिया गया है ना, जैसे इंडक्टिव में बताया था वैसे ही है, लेकिन यहां पे सिर्फ इतना फर्क है, इंडक्टिव में आप रेजोनेंस की बात ही नहीं करेंगे, लेकिन मेसोमेरिक में आप रेजोनेंस के बारे में बात बिल्कुल करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर रेजोनेंस नहीं है तो मेसोमेरिक भी फिनिश, है ना। चलिए बताइए यहां पे क्या हुआ, ये कार्बन चेन है बेटा, यानी ये कंजुगेटेड सिस्टम है। कंजुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जा रहे हैं? ये सर, ये जो पॉजिटिव चार्ज है सर उसी की तरफ तो जा रहे हैं। देखिए यहां पे पाई बॉन्ड है, यानी डबल बॉन्ड है, वही डबल बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसकी तरफ जा रहे हैं? उस ग्रुप की तरफ जा रहे हैं, यानी उस पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहे हैं। बच्चों अगर वही ग्रुप लगाने से, यानी कोई भी ग्रुप लगाने से कंजुगेटेड सिस्टम से, ध्यान से समझिएगा मेरे बात को, कोई भी ग्रुप लगाने से अगर कंजुगेटेड सिस्टम से उस ग्रुप की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, यानी इफ द इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट्स, ध्यान से देखिएगा, शिफ्ट फ्रॉम ए कंजुगेटेड सिस्टम टू ग्रुप, है ना, बाय द हेल्प ऑफ resonance, then there is minus m effect occur। ध्यान से देखिएगा, माइनस का होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। किसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया? ये जो ग्रुप है, देखिए ये जो ग्रुप है क्या कर रहा है, जो कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन है, यानी जो कंजुगेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन है, उसको ले रहा है खुद की तरफ, है ना। इसलिए अगर इफ द इलेक्ट्रॉन शिफ्ट्स फ्रॉम
कंजुगेटेड सिस्टम, सर दिस वन इज द कंजुगेटेड सिस्टम, टू द ग्रुप, सर ये ग्रुप की तरफ शिफ्ट हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस बिल्कुल होगा क्योंकि रेजोनेंस नहीं है तो मेसोमेरिक नहीं है। अगर पाई बॉन्ड से किसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है, उस ग्रुप की तरफ शिफ्ट हो रहा है, कंजुगेटेड सिस्टम से उस ग्रुप की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो वो ग्रुप किस टाइप का बिहेवियर दिखाएगा, -m बिहेवियर दिखाएगा। यानी ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट दिखाएगा, है ना, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट यानी -m इफेक्ट है। तो कुल मिलकर बात क्या हुआ, अगर कोई भी कंजुगेटेड सिस्टम एक ग्रुप के साथ लगा हुआ है और वही ग्रुप उसी कंजुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ ले रहा है, तो वहां पे उस ग्रुप को या उस एटम को आप -m का दर्जा दे सकते हैं, या बोल सकते हैं वहां पे माइनस या नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट हो रहा है, और -r भी बोल सकते हैं, है ना। चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इस -m ग्रुप का। जैसे कि आप अभी देखें NO2, है ना, यानी जितने भी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होते हैं, अगर वो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज क्या करेगा, रिजोनेंस के मदद से खुद की तरफ खींचेगा, है ना। यानी आप बोल सकते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स having पॉजिटिव चार्ज और वैकेंट ऑर्बिटल, है ना, किसी के पास पॉजिटिव चार्ज है और उसके पास अगर वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट का मतलब खाली, है ना, उसके पास खाली ऑर्बिटल है, तो उस ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ ले सकता है बाय द हेल्प ऑफ रेजोनेंस। दैट्स व्हाई द एग्जांपल्स आर NO2, साइनाइड ग्रुप ले सकते हैं आप, है ना, ध्यान से देखिएगा, साइनाइड ग्रुप। फिर बताइए SO3H, फिर बताइए जितने भी एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं, कीटोनिक ग्रुप होते हैं, है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, एस्टरिक ग्रुप होते हैं, ये सारे के सारे -m इफेक्ट दिखाते हैं, क्योंकि जो पाई बॉन्डों में इलेक्ट्रॉन है या कोई कंजुगेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन है, उस कंजुगेटेड सिस्टम के इलेक्ट्रॉन ये खुद की तरफ ले सकते हैं, इसलिए ये सब -m इफेक्ट दिखाते हैं, है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, तो हम लोग पहले -m के बारे में डिस्कस किए, अब चलते हैं +m के बारे में, है ना, ध्यान से देखिएगा। चलिए प्लीज बोर्ड पे देखिएगा, नोट कर दीजिए या स्क्रीनशॉट कुछ भी ले लीजिए जल्दी। चलिए +m की तरफ चलते हैं बच्चों। +m इसका क्या हो जाएगा, उल्टा, यानी पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, है ना, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए कोई कंजुगेटेड सिस्टम है और वही कंजुगेटेड सिस्टम किसी लोन पेयर के साथ जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ पे जो ग्रुप हम लोग लिए हैं वो NH2 है, और NH2 के पास एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट है। देखिएगा, डबल, सिंगल, डबल, यानी रेजोनेंस प्रेजेंट है। बताइए क्या कंसेप्ट मैंने आप लोगों को बताया था, अगर कहीं पे नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर है तो वो क्या कोशिश करता है, हमेशा किस साइड पे जाए, यस सर, पाई बॉन्डों की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहता है। यानी पाई बॉन्ड किस साइड पे है, कंजुगेटेड सिस्टम के पास है, यानी उस साइड से पाई बॉन्ड है, यहां पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर हमेशा क्या चाहेगा, उस कंजुगेटेड सिस्टम की तरफ जाने के लिए। अगर जाता है तो बताइए बेटा, ये इस साइड पे शिफ्ट होगा, शिफ्ट होने से इलेक्ट्रॉन अभी बताइए ले रहा है या देना शुरू कर दिया, यस सर, अब नहीं ले रहा है, अब डोनेट कर रहा है बाय द हेल्प ऑफ रेजोनेंस। देन हियर दिस ग्रुप इज नोन एज +m ग्रुप, यानी इसको आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोल सकते हैं, डोनेटिंग ग्रुप। क्यों, क्योंकि सर अब ये इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ नहीं ले रहा है, इसका मजबूरी है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर रहा है, कंजुगेटेड सिस्टम को। तो बताइए क्या लिखूं मैं डेफिनेशन, इफ द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन
electrons occur from, बोलिए, group to conjugated system, बोलिए conjugated system by the help of resonance, then it is called Blossom effect. यानी कुल मिलकर बात यही हुआ, अगर कोई कंजुगेटेड सिस्टम से खुद की तरफ ले रहा है तो माइनस एम इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट दिखा रहा है। दूसरा बात क्या हुआ, दूसरा बात यानी कोई कंजुगेटेड सिस्टम को डोनेट कर रहा है तो उसको आप प्लस एम का दर्जा दे सकते हैं। यानी जो ग्रुप होते हैं, कौन कौन से ग्रुप होते हैं जो डोनेट कर सकते हैं? बच्चों, जितने भी नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो डोनेट कर सकते हैं। जी सर, वो डोनेट कर सकते हैं। यानी ध्यान से देखिएगा प्लीज, या ऐसे बोल सकते हैं हैविंग लोन पेयर। प्लीज प्लीज बोर्ड पे देखिएगा, हैविंग लोन पेयर, है ना, यानी अनसेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन और हैविंग नेगेटिव चार्ज, है ना। जैसे बताइए एग्जांपल, OH लोन पेयर है, बिल्कुल सर। NH2 बिल्कुल सर लोन पेयर है। अब बताइए आगे, बोलिए बोलिए, हेलोजेंस X, है ना। तो ये सब क्या दिखाएंगे, डोनेट कर सकते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं तो आप इसको ब्लॉसम इफेक्ट का दर्जा दे सकते हैं। और कुछ? जी सर, OCH3, है ना, बिल्कुल सर। अगर ये रिजोनेंस में प्रेजेंट है तो इसके पास भी क्या है, लोन पेयर है, ये भी क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है ना। यानी ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं, बहुत सारे एग्जांपल है, आप लोगों को मिल जाएगा ये सब एग्जांपल। यानी जिसके पास नेगेटिव चार्ज है और लोन पेयर है और वही लोन पेयर रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वहां पे आप क्या नाम दे देंगे, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। तो ध्यान से इस बात को नोट कर लीजिए। चलिए अब चलेंगे आगे एप्लीकेशन की तरफ, यानी लास्ट आज का जो क्लास है, यानी लेक्चर नंबर 4 का लास्ट पोर्शन बचा हुआ है जो है एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। फटाफट नोट कर दीजिए। चलिए थोड़ा पानी पी लेता हूं मैं, हल्का सा। चलिए शुरू करते हैं एप्लीकेशन पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट, है ना। फिर उसके बाद एक ही बचा हुआ है, नहीं दो बचा हुआ है, हाइपर कंजुगेशन और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। फिर हम लोग चलेंगे यस एप्लीकेशन की तरफ, यानी एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, जहां पे हम लोग एसिड बेस केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, है ना। क्योंकि कुछ बच्चों सोच रहे होंगे सर आपने तो इंडक्टिव इफेक्ट का एसिड बेस केमिस्ट्री में समझाया नहीं, मेसोमेरिक इफेक्ट का एसिड बेस कंसेप्ट में, यानी एसिड बेस में क्या कंसेप्ट है उसके बारे में तो बताया नहीं। यस सर, बिल्कुल सर। बच्चों वहां पे हम लोग बात करेंगे जब हम एसिड बेस केमिस्ट्री को अलग करके पढ़ेंगे, है ना। यानी पहले इफेक्ट्स पढ़ लेते हैं, उन्हीं इफेक्ट्स का एक साथ इस्तेमाल करेंगे फिर विश्वास करेंगे, है ना। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, जैसे होता है वैसे पहले कंसेप्ट को पढ़ लेंगे, फिर वही कंसेप्ट का अप्लाई यानी एप्लीकेशन हम एसिड बेस केमिस्ट्री एंड एरोमेटिसिटी में करेंगे। चलिए फटाफट शुरू कर देते हैं एप्लीकेशन। यहां पे कुछ एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं थोड़ा सा ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। प्लीज बोर्ड पे देखिएगा। पहला एप्लीकेशन, इन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, है ना, इन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, है ना। कार्बोकैटायन का मतलब एनी कार्बन एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज, जिसको आप इलेक्ट्रोफाइल का नाम दिए थे पहले लेक्चर में, है ना। अच्छा बच्चों, कहीं पे भी अगर पॉजिटिव चार्ज है यानी कार्बोकैटायन है और वो रिजोनेंस कर रहा है तो वहां पे उसको सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी मिलता है, यानी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस। अगर हर कहीं पे या कहीं पे भी रेजोनेंस है तो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगा। एग्जांपल से समझते हैं, है ना, एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए आप बताइए। प्लीज बोर्ड पे देखिएगा, बताइए व्हिच कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, ए और बी? यस, ए और बी। तो सर क्या बोलेंगे? बिल्कुल सर, चेक कर लीजिए पहले रेजोनेंस हो रहा है या नहीं। सर यहाँ पे डबल सिंगल डबल यानी रेजोनेंस है, मतलब लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड है ना, रेजोनेंस प्रेजेंट है। यहां पे सर डबल सिंगल सिंगल यानी रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, मतलब लोकलाइज्ड है यानी नो रेजोनेंस। तो बताइए स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा? यस सर, कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी उसमें ज्यादा होगा जिसमें रेजोनेंस हो रहा है, यानी बताइए ए का ज्यादा बी से। कितना आसान बन गया है ना। दूसरे पे चलते हैं और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यस, क्या लेते हैं? ऐसे ले लेते हैं कुछ। ओ माय गॉड, चलिए बताइए पी क्यू आर, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन? सर ये तो बहुत इजी है। इजी मतलब सर यहां पे डबल सिंगल डबल है यानी रेजोनेंस है, रेजोनेंस है, रेजोनेंस प्रेजेंट, ऐसे लिख दीजिए, रेजोनेंस प्रेजेंट, है ना, रेजोनेंस प्रेजेंट। सर यहां पे डबल सिंगल डबल इस साइड पे है, डबल सिंगल सर यहां पे भी तो रेजोनेंस प्रेजेंट है, यानी दोनों साइड पे रेजोनेंस प्रेजेंट है, मोर रेजोनेंस, है ना। इस साइड से सिर्फ एक साइड से रेजोनेंस हो रहा था और इस साइड से दोनों डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, यानी ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है। कहीं पे भी ज्यादा रेजोनेंस होता है तो उसका स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाता है। अब नंबर 3 पे सर यहां पे भी हो रहा है क्या? हो रहा है क्या? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। कुछ बच्चों को लगता होगा कि सर यहां पे ज्यादा पाई बॉन्ड है और ज्यादा पाई बॉन्ड होने की वजह से ज्यादा रेजोनेंस हो सकते हैं, लेकिन आप एक चीज भूल रहे हैं, रेजोनेंस का क्राइटेरिया डबल सिंगल डबल। देखिए यहां पे डबल है जी सर, यहां पे देखिए सर यहां पे भी डबल आ गया, यानी डबल डबल धमाका हो जाएगा। धमाका मतलब नो रेजोनेंस, यानी ये जो कैटायन है ना, इसको आप फिनाइल कैटायन बोलते हैं, फिनाइल कैटायन। ये जो फिनाइल कैटायन होता है ये सबसे अनस्टेबल होता है। क्यों होता है? क्यों यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो रहा है वो डीलोकलाइज्ड नहीं है, लोकलाइज्ड है। यानी ये जो कार्बोकैटायन, द पॉजिटिव चार्ज ऐसे लिख सकते हैं, द पॉजिटिव चार्ज इज लोकलाइज्ड। अगर लोकलाइज्ड है यानी इसमें रेजोनेंस है ही नहीं, तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? जिसमें ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, फिर जिसमें थोड़ा कम हो रहा है, फिर जिसमें हो ही नहीं रहा है। यानी ज्यादा किसमें हो रहा है? यस सर, मोर रेजोनेंस, क्यू का सबसे ज्यादा। फिर सर यहां पे थोड़ा बहुत हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है ना। फिर सर आर, क्योंकि आर में रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है। तो इस बात को ध्यान से देखिएगा, ये आ जाता है बच्चों, बहुत टाइम आता है ये सवाल। जो फिनाइल कैटायन होता है, अब जब SN1 रिएक्शन पढ़ेंगे ना, है ना, इसलिए बोलते हैं कि जो हेलोएरिन्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जब हेलोएल्केन हेलोएरिन्स पढ़ेंगे ये कंडीशन वहां पे आ जाएगा, तो वहां पे भी आप समझ सकते हैं। चलिए ओके, थोड़ा आगे चलते हैं। अब दूसरा, इन द स्टेबिलिटी ऑफ, और एक ही बचा हुआ है ना, इन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोआनायन। कार्बोआनायन यानी कार्बोनायन का मतलब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो इसमें रेजोनेंस का क्या रोल है? ध्यान से देखिएगा। वही बात बच्चों, रेजोनेंस एक ऐसा फैक्टर है ना, ये हर किसी को अच्छा ही बना देता है ना। यानी आपके पास अगर अच्छे दोस्त हैं, है ना,
जो कि आपको हर मुश्किल में मदद करते हैं, है ना, चाहे कोई भी कंडीशन हो, आप लोगों के साथ रहते हैं, यानी आपके साथ देते हैं आप लोगों को, तो आपको क्या हो जाएगा, बताइए, कोई टेंशन वाली बात होगा ही नहीं, आप हमेशा स्टेबल रहेंगे। वैसे ही रेजोनेंस, ऐसा एक दोस्त है जो कार्बोकैटायन का भी स्टेबल कर सकता है, कार्बो आनायन का भी स्टेबल कर सकता है। चलिए देख लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो आनायन। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस, यानी जहां पे रेजोनेंस हो रहा है वहां पे कार्बो आनायन का स्टेबिलिटी भी ज्यादा है। एग्जांपल से समझते हैं, चलिए प्लीज ध्यान से देखिएगा। बताइए व्हिच वन इज मोर स्टेबल, ए और बी? ये तो आसानी से बता सकते हैं, क्यों? क्योंकि भाई ए में डबल सिंगल डबल है यानी रेजोनेंस है, बी में सर डबल सिंगल सिंगल यानी रेजोनेंस नहीं है। वही बात हो गया, अगर कहीं पे रेजोनेंस है तो उसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, कहीं पे रेजोनेंस नहीं है उसका स्टेबिलिटी कम है, यानी ए इज मोर स्टेबल देन बी। क्यों? क्योंकि ए में रेजोनेंस हो रहा है, बी में रेजोनेंस नहीं हो रहा है। ये आप आसानी से आंसर दे सकते हैं, है ना। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए प्लीज बच्चों, है ना, ध्यान से देखिएगा इस एग्जांपल, ब्यूटीफुल एग्जांपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। यहां से और एक कंसेप्ट भी आप समझ सकते हैं, है ना। बताइए सर कहां पे ज्यादा होगा? अगर सर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे ये जो NO2 ग्रुप लगा हुआ है ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी ये -M ग्रुप है ना। क्यों -M है? क्योंकि नेगेटिव यानी डबल सिंगल डबल यहां पे रेजोनेंस हो रहा है। यहां पे जो NO2 ग्रुप है बताइए डबल सिंगल सिंगल यानी ये लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड है। सर लोकलाइज्ड है यानी नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस नहीं कर सकता है। बताइए ये जो NO2 ग्रुप है यहां पे ये कौन सा इफेक्ट दिखाएगा? कुछ लोग समझ रहे होंगे सर NO2 तो आपने बताया था सर हमेशा मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाएगा। भाई मैंने कब बोला था आप लोगों को हमेशा दिखाता है? मैंने बताया था अगर रेजोनेंस है तो वहां पे आप मेसोमेरिक की बात कीजिए, अगर रेजोनेंस नहीं है तो आप जो फलाना ढिमकाना इंडक्टिव इफेक्ट बारे में पढ़े थे उसकी बात कीजिए। यानी बताइए यहां पे सर रेजोनेंस है यानी मेसोमेरिक दिखाएगा, यहां पे रेजोनेंस नहीं है मतलब मेसोमेरिक भी नहीं है, यानी यहां पे और कुछ दिखा सकते हैं, जैसे आप बोल सकते हैं इसमें -I दिखाएगा, है ना, क्योंकि -I जो NO2 ग्रुप होता है वो भी -I इफेक्ट दिखाता है। यानी यहां पे बताइए किसका स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज कहीं पे है और वही नेगेटिव को हमेशा एक -M ग्रुप स्टेबल कर सकता है। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़े थे, कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है वहां पे डोनेशन हो रहा है, ज्यादा स्टेबल है। वैसे ही एक नेगेटिव चार्ज है और वही नेगेटिव चार्ज को कोई विड्रॉ कर रहा है खुद की तरफ तो वो नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो जाएगा। यानी यहां पे अगर इसको हम A बोलेंगे, इसको B बोलेंगे तो व्हिच वन इज मोर स्टेबल? A ग्रेटर देन B, है ना। यानी कुल मिलकर बात यही हुआ, अगर रेजोनेंस है वहां पे तो जितने भी कार्बोकैटायन कार्बो आनायन होते हैं उनका स्टेबिलिटी बढ़ जाता है ना। बच्चों फटाफट नोट कर लीजिए। और लास्ट बचा हुआ है इन केस ऑफ फ्री रेडिकल, जो कि कार्बोकैटायन जैसा ही है। जैसे कार्बोकैटायन में मैंने आप लोगों को बताया था फ्री रेडिकल में वैसे ही है। बस क्या करना है, यहाँ पे जो कार्बोकैटायन लिखा हुआ है उसको मिटा दीजिए, है ना, उसके जगह आप फ्री रेडिकल ले लीजिए, बात तो बराबर है। देखिए इन द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल यानी कार्बन फ्री रेडिकल ले लीजिए, कार्बन फ्री रेडिकल। देखिए स्टेबिलिटी ऑफ वही कार्बन फ्री रेडिकल यानी कार्बन एटम के ऊपर एक रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस, है ना। इसलिए रेजोनेंस इतना इंपॉर्टेंट है
क्योंकि ये जहां पे भी लगेगा उसको ये स्टेबल बना के ही छोड़ेगा, है ना। यानी जहां पे भी रेजोनेंस है वहां पे कार्बोकैटायन, कार्बोनायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी बढ़ता है। वही बात, सेम ही बात है। हटा दीजिए पॉजिटिव को, बस रेडिकल लगा दीजिए, हटा दीजिए रेडिकल लगा दीजिए, बात वही है। डबल सिंगल डबल, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, रेजोनेंस है मोर स्टेबल, यानी यहाँ पे A ग्रेटर देन B। वैसे ही यहाँ पे भी हो जाएगा, बताइए, चलिए यहाँ पे भी हो जाएगा, है ना। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए ये ले लेते हैं, है ना। बताइए, यहाँ पे इसको रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए। सर यहाँ पे डबल सिंगल डबल यानी रेजोनेंस है, बिल्कुल सर। यहाँ पे डबल सिंगल डबल इस साइड से भी है, डबल सिंगल डबल इस साइड से भी है, यानी दोनों साइड से है, ज्यादा है ना, यानी मोर रेजोनेंस। अब व्हाट अबाउट नेक्स्ट, आर के बारे में बताइए। डबल सिंगल सिंगल यानी रेजोनेंस नहीं है, अगर नहीं है तो लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड नहीं, लोकलाइज्ड है तो ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, कम हो जाएगा, यानी सबसे ज्यादा स्टेबल Q, फिर P, फिर R, है ना। तो बच्चों आज के लेक्चर बस इतना ही। आज लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़े कि कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनते हैं उनका स्टेबिलिटी चेक किए, और दूसरा जो आपके पास मेसोमेरिक इफेक्ट था उसके बारे में डिस्कशन किए। यानी मेसोमेरिक इफेक्ट का मतलब जब तक रेजोनेंस नहीं होगा तब तक आप मेसोमेरिक की बात नहीं करेंगे, अगर रेजोनेंस होता है तो मेसोमेरिक की बात करेंगे और कुछ एप्लीकेशन के बारे में देखें, है ना। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद।